वेलकम बच्चों, शॉर्ट रिवीजन सेशन में आप लोगों का स्वागत है। एक बार फिर से हम कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पार्ट 2। तो पार्ट 2 में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे पास थर्मल स्ट्रेसेस के कंसेप्ट, और आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पे 3D स्ट्रेसेस के बारे में और कुछ मटेरियल प्रॉपर्टीज को लेके। मतलब ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज नहीं, जनरली हम क्लासीफाई करेंगे जिस तरह से। तो सबसे पहले स्टार्ट यहीं से करते हैं कि जब हम टाइप्स ऑफ मटेरियल्स बोलते हैं, क्योंकि मटेरियल प्रॉपर्टीज को मैं आप लोगों को मटेरियल साइंस में बताऊंगा, तो यहां पे मैं टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के ऊपर हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो वो क्या क्या हमारे पास रहते हैं। जैसे कि हम कई जगह देखते हैं लिखा रहता है होमोजीनियस मटेरियल, होमोजेनस मटेरियल, ठीक है। कहीं रहता है हमारे पास आइसोट्रोपिक मटेरियल, आइसोट्रोपिक मटेरियल। कहीं रहता है हमारे पास एनआइसोट्रोपिक मटेरियल, और इसी तरह से कहीं रहता है हमारे पास ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। ठीक है, तो किस तरह के मटेरियल की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ से एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट इनके ऊपर आता है। तो देखिए, मटेरियल की हम बात कर रहे हैं तो मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। तो मटेरियल की जिस तरह की इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी उस तरह का उसका क्या होगा, इलास्टिक स्ट्रेंथ वो शो करेगा, उस तरह का वो बिहेवियर दिखाएगा। जब हम उस पर टेंसाइल या ब्रिटलनेस फोर्स लगाएंगे, है ना, टेंसाइल फोर्स लगाएंगे या कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे, तो वो उस तरह का बिहेवियर शो करेगा जिस तरह की उसकी इलास्टिक स्ट्रेंथ होगी। तो जब हम इलास्टिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इलास्टिक बिहेवियर क्या हर पॉइंट पे पूरे मटेरियल के लिए सेम रहता है, या इलास्टिक बिहेवियर हर डायरेक्शन ऑफ फोर्स के हिसाब से सेम रहता है। तो यहाँ पे जरूरी है, अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं इस चीज को, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे पास कोई मटेरियल है तो अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ मान लीजिए 400 मेगापास्कल निकल के आती है, तो क्या इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने पे भी 400 मेगापास्कल निकल के आएगी? तो अगर ऐसा होता है तो मतलब सभी डायरेक्शंस में इलास्टिक बिहेवियर सेम है। समझ आ रही बात? सेम ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूं और मैं देख रहा हूं मेरी वैल्यू जो है वो 400 मेगापास्कल है, और मैं पॉइंट चेंज करके किसी उसी पॉइंट पे उसी डायरेक्शन में किसी और पॉइंट पे फोर्स लगाता हूं, तो वैल्यू जो है वो सेम आएगी या चेंज होगी। तो कहने का मतलब यह है कि इलास्टिक बिहेवियर को डिफरेंट पॉइंट और डिफरेंट डायरेक्शन के हिसाब से हमने अलग अलग मटेरियल्स में बांटा हुआ है। जिन मटेरियल में बिहेवियर सेम रहता है वो एक टाइप के मटेरियल हैं, जिनमें बिहेवियर पॉइंट और डायरेक्शन के हिसाब से बदल जाता है वो एक टाइप के हैं। जैसे कि हम सबसे सिंपल यहाँ बात करते हैं सबसे पहले होमोजीनियस मटेरियल की। होमोजीनियस मटेरियल क्या होते हैं? वो मटेरियल होते हैं जिनमें इलास्टिक बिहेवियर जो होता है वो हर पॉइंट पे सेम रहता है, ठीक है ना। मतलब हर पॉइंट पे सेम रहता है बट एट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो अगर मैं इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो इस डायरेक्शन में मान लीजिए इलास्टिक प्रॉपर्टी E1 है, तो हर पॉइंट के इस डायरेक्शन में E1 ही होगी, चाहे पॉइंट कहीं पर भी हो, इस डायरेक्शन में E1 ही होगी। लेकिन अगर इस डायरेक्शन की बात करूंगा और इस डायरेक्शन में अगर मैं E2 बोल रहा हूं तो फिर हर पॉइंट पे इस डायरेक्शन में E2 ही होगी। मतलब at a particular direction elastic behavior is same at all points in a given direction, ठीक है ना। तो यहां पे सिंपल लिख देते हैं elastic behavior is same at all points in a given direction, at all points in a given डायरेक्शन। ऐसे ही सेम अगर मैं आइसोट्रॉपिक की बात करता हूं तो आइसोट्रॉपिक में इससे डिफरेंट क्या होता है कि वहां पे पॉइंट के हिसाब से नहीं, डायरेक्शन के हिसाब से इलास्टिक बिहेवियर बदलता है। मतलब अगर मैं एक्स डायरेक्शन में बोल रहा हूं तो इलास्टिक प्रॉपर्टी कोई AX है तो Y में भी सेम रहेगी और Z में भी सेम रहेगी। मतलब EX, EY, EZ जो है वो सेम प्रॉपर्टी ही होगी। तो प्रॉपर्टी विल रिमेन सेम इन ऑल डायरेक्शंस। बट अगर हमने पॉइंट बदल दिया, जैसे यहाँ E1 है, लेकिन अगर मैंने पॉइंट बदल दिया तो फिर प्रॉपर्टी कुछ और होगी, चाहे डायरेक्शन सेम ही क्यों ना हो। E2 कुछ और होगी, यहाँ पे E2 होगी, यहाँ पे E2 होगी। तो डेफिनेशन क्या बन जाती है कि इलास्टिक बिहेवियर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इन अ गिवन डायरेक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे इलास्टिक बिहेवियर
is same at all direction in a given point आ जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखना बहुत आसान है दोस्तों, आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक मतलब, ट्रॉपिक मतलब होता है डायरेक्शन और आइसो मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है ना, तो कांस्टेंट अलोंग दी डायरेक्शन। ठीक है ना, ऐसे ही होमोजेनियस मतलब कांस्टेंट अलोंग दी पॉइंट्स। ठीक है, और जब हम एनाइसोट्रॉपिक की बात करते हैं तो इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ आइसोट्रॉपिक, जस्ट अपोजिट। ठीक है ना, मैं साथ साथ एक तरीका भी बता रहा हूं जिससे आपको चीजों को याद रखना है एक दूसरे के कोरिलेशन में। होमोजीनियस मतलब सब पॉइंट्स में एक जैसा, ठीक है ना, आइसोट्रोपिक मतलब सब डायरेक्शन में एक जैसा, एनाइसोट्रोपिक मतलब अपोजिट ऑफ आइसोट्रोपिक। तो अपोजिट से मतलब ये नहीं होगा कि हर डायरेक्शन में अलग, ये तो है इसका मतलब, लेकिन साथ साथ क्या बोलेंगे, नॉट, सीधा सीधा ये बोल सकते हैं हम, लास्टिक बिहेवियर इज डिफरेंट एट ऑल डायरेक्शन, सेम की जगह पे डिफरेंट कर दीजिए बस। ठीक है ना, तो यहां पे हम बोलेंगे लास्टिक बिहेवियर इज डिफरेंट एट ऑल डायरेक्शन। बाकी पूरा डेफिनेशन वही आइसोट्रोपिक वाला है, एट ऑल डायरेक्शन इन अ गिवन पॉइंट। ठीक है ना, तो सभी डायरेक्शन में लास्टिक बिहेवियर अलग होगा, मतलब एनाइसोट्रोपिक अगर हमारा मटेरियल है तो फिर जो बिहेवियर है वो बिल्कुल अलग अलग दिखाई देगा, चाहे आपने जरा सा भी डायरेक्शन चेंज किया आपको बिल्कुल डिफरेंट इलास्टिक बिहेवियर, इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट नजर आएगी। लेकिन इसी का एक पार्ट हो जाता है, समझ लीजिए इसी का एनाइसोट्रोपिक का ही एक टाइप है, पार्ट है। तो ऑर्थोट्रोपिक इज अ टाइप ऑफ, वन टाइप ऑफ एनाइसोट्रोपिक। ये किस तरह का एनाइसोट्रोपिक का पार्ट है, जैसे एनाइसोट्रोपिक कह रहा था कि सब डायरेक्शन में प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होगी, तो ऑर्थोट्रोपिक उसी का एक पार्ट है, ये कहता है कि सब डायरेक्शन नहीं लेकिन जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं एक दूसरे के वहां डिफरेंट होगी। तो ये कहता है लास्टिक बिहेवियर इज डिफरेंट इन ऑल म्यूचुअली, अब वो आपको याद कैसे रहेगा, ऑर्थोगोनल से याद रखिए, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो डायरेक्शंस हैं उनसे, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है ना, मतलब किसी भी मटेरियल में अगर हम देखेंगे तो x डायरेक्शन में अलग बिहेवियर होगा, y डायरेक्शन में अलग बिहेवियर होगा और z में अलग होगा, मतलब उनके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सिमिलर हो सकता है, लेकिन अगर तीन म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हम लोग देखें तो उन तीनों में जो है बिहेवियर बिल्कुल अलग हमें नजर आता है। तो ये है सिंपल हमारा ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। अब यहां पे बच्चों एक क्वेश्चन और बनता है, ये तो आप बिहेवियर समझ गए, इसके ऊपर आप आराम से आंसर करते हैं, सबसे ज्यादा पेपरों में जो ऑब्जेक्टिव आया है वो होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक पूछा गया है। अब यहां पे आपको सबसे ज्यादा जो है दूसरा क्वेश्चन आता है वो ये आता है, आपको पूछा जाता है, यहां पे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो आपको ये पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लास्टिक कांस्टेंट्स की, मींस इस बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए कितने इलास्टिक कांस्टेंट्स की जरूरत पड़ती है। सिंपल सा अर्थ समझिए, क्या बोल रहे हैं कि अलग अलग मटेरियल को डिफाइन करने के लिए अगर हम ऑर्थोट्रोपिक में डील कर रहे हैं या फिर हम एनाइसोट्रोपिक मटेरियल में डील कर रहे हैं या फिर हम आइसोट्रोपिक में डील कर रहे हैं या फिर होमोजीनियस में डील कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में आपको कितने इलास्टिक कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी उस बिहेवियर को समझाने के लिए। जैसे अभी हमें पता है कि हम लोग अपने कोर्स वर्क में ECK
है ना, और म्यू, इस तरह के कांस्टेंट्स का यूज करते हैं। उनमें हमें अगर देखा जाए तो दो कांस्टेंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक यंग्स मॉडुलस, ताकि अगर नॉर्मल लोड लगे कहीं पर भी, क्योंकि हमारे दो ही टाइप के लोड है, या तो एक्सियल या शेयर, तो एक्सियल लोड कहीं पर भी लगता है तो हमारा इलास्टिक कांस्टेंट जो रोल प्ले करता है वो है हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लेकिन अगर यही हमारा शेयर फोर्स लगता है, शेयर लोड लगता है बॉडी में, तो जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो जो मॉडुलस यूज होता है वो कहलाता है हमारा शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसे हम बोलते हैं। तो ई और सी का हम लोग मेनली यूज करते हैं। तो इसीलिए वो इसलिए करते हैं हम लोग, सिर्फ 4 में से 2 का मेन होते हैं, बाकी तो डिपेंडेंट हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट में इसलिए क्योंकि हमारा जो मटेरियल होता है जनरली मेटल्स और एलॉयज, वो थोड़े थोड़े आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस बिहेवियर के होते हैं। इसीलिए हमसे क्वेश्चन भी ये इसी तरह से पूछा जाता है, ठीक है ना, कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट कितने होते हैं। तो याद रखिए यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको इंडिपेंडेंट पूछ रहा है तो मतलब आपको डिपेंडेंट नहीं बताने हैं, आपको वो बताने हैं जो इंडिविजुअली अलग अलग होते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है बच्चों कि आपको पूछा जाए मेटल्स और एलॉयज के लिए। तो मेटल्स और एलॉयज जो होते हैं वो दोनों कंबाइंड होते हैं, मतलब होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। आपको याद होगा कल हमने एजम्पशन में भी लिखाया था कि मटेरियल शुड बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। ये हम एजम्पशन लेके चले हैं क्योंकि मेटल्स एलॉयज का बिहेवियर हमारा एक जैसा ही रहता है, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। उससे हमें बेनिफिट क्या होता है, ये एजम्पशन हमने क्यों लिया है सोम में, ताकि जब हम कल के दिन कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमारा कोई क्वेश्चन आता है कि देयर इज अ कॉपर ट्यूब या देयर इज अ मटेरियल ऑफ कॉपर, तो उसकी कॉपर की ई की वैल्यू एक ही दी होगी वहां पे। ये नहीं होगा कि फोर्स की डायरेक्शन अगर मैं बदलूं तो वैल्यू भी बदल जाए, ऐसा नहीं होगा। इसलिए हमने दोनों को कंबाइंड कर दिया कि ऑल डायरेक्शन में भी वैल्यू सेम रहे, ऑल पॉइंट्स में भी, जिसकी वजह से ओवरऑल मटेरियल में इलास्टिक बिहेवियर सेम ही होता है। मतलब कि कल के दिन सोम के कंसेप्ट के हिसाब से अगर मैं हमारे कोई मेटल का पीस लेता हूं और उसको मैं ऐसे टेंसाइल टेस्ट करता हूं तो उसकी इलास्टिक स्ट्रेंथ वही रहनी चाहिए जो किसी और डायरेक्शन में भी खींचने पे रहनी चाहिए। ये इस एजम्पशन का मतलब सीधा सीधा बन जाता है कि हर पॉइंट, हर डायरेक्शन में उसका इलास्टिक बिहेवियर जो है, वो मॉडुलस, उसकी जो स्ट्रेंथ है, इलास्टिक स्ट्रेंथ, वो सेम रहनी चाहिए, चाहे हम अगर एक्सियल लोड के अगेंस्ट बात करें या शेयर लोड के अगेंस्ट बात करें। तो वो ई और सी दो वैल्यू अलग अलग हो रही, लेकिन ई सबके लिए सेम रहेगा, हर कंडीशन में सेम रहेगा, और सी एक ही रहेगा उस मटेरियल के लिए। तो उस इजीनेस के लिए हम लोगों ने ये एजम्पशन लेके चला है होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। तो यहां पे अगर हम देखें तो ऐसे में इंडिपेंडेंट कितने इलास्टिक कांस्टेंट हमारे हो जाते हैं, तो याद रखिए हमारे पास बहुत बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या होगा। तो याद रखिए टोटल इलास्टिक कांस्टेंट हमारे पास ई सी के म्यू हम लोग यूज करें, उसमें से म्यू तो रेशियो है, ई सी के मेनली इलास्टिक कांस्टेंट्स है हमारे। तो उसमें से याद रखिए बच्चों के जो होता है वो बल्क मॉडुलस होता है। बल्क मॉडुलस जो होता है वो नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से ही जनरेट होता है, बस पूरे वॉल्यूम को जो हम लेते हैं तब बल्क मॉडुलस लेते हैं। तो इसलिए के जो है वो इन्हीं पे डिपेंड है, म्यू जो है वो इन्हीं पे डिपेंड है। तो इसीलिए हम लोग मेनली जो है वो ई और सी को ही लेके चलते हैं। कई बुक अलग अलग कहती है कि आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो ई के सी के ई म्यू के, कि दो तो हमेशा रहेंगे ही। लेकिन आप सिंपल इजी तरीके से ये समझिए कि इंडिपेंडेंट इसमें दो ही है, क्योंकि दो ही तरह के लोड हैं, एक्सियल लोड और शेयर लोड। तो इसलिए इंडिपेंडेंट दो ही है, ई एंड सी। तो जब E और C दो ही इंडिपेंडेंट हैं तो ऐसे में इलास्टिक कांस्टेंट इंडिपेंडेंट की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 2। तो अगर मटेरियल हमारा होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक है तो 2 बोलेंगे। याद रखिए यहां पे मैं साथ साथ लिख रहा हूं, अगर कल के दिन पे कोई इंडिपेंडेंट वर्ड यूज नहीं करता, टोटल बोलता है, टोटल इलास्टिक कांस्टेंट्स आपको बोले जाते हैं, ठीक है ना, तो तब आप आंसर 4 भी कर सकते हैं। वैसे ऐसा क्वेश्चन अभी तक देखा नहीं गया है, लेकिन रिफ्रेशर्स वगैरह में है, तो तब याद रखिएगा टोटल इलास्टिक कांस्टेंट्स बोलता है होमोजेनियस आइसोट्रोपिक के लिए, तो तब आप आंसर 4 करें, जिसका मतलब है ई सी के एंड म्यू सभी, ठीक है ना। फिर सभी की बात हो रही है, सभी कांस्टेंट्स की बात हो रही है जो मटेरियल की प्रॉपर्टी और उसके बिहेवियर को डिफाइन कर रहे हैं, तो तब आप आंसर 4 करें। लेकिन जब तक इंडिपेंडेंट बोलेगा, ठीक है ना, तो यहां पे याद रखिए टोटल है, टोटल मतलब इंडिपेंडेंट भी आ गए और डिपेंडेंट भी आ गए दोनों, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखिए, मैं इंपॉर्टेंट चीज सब यहां लिख रहा हूं, हर तरह का कंफ्यूजन जो आपको हो। और अगर सिंपल अकेले अकेले पूछा जाता है कि सिर्फ होमोजीनियस के बताइए या सिर्फ आइसोट्रोपिक के बताइए, तो याद रखिए तब भी आप आंसर 2 ही रखेंगे। लेकिन टोटल पूछा जाए तो टोटल में हमेशा 4 ही रखेंगे। तो इनमें से चाहे वो एक एक पूछे या दोनों का कॉम्बिनेशन पूछे, आप इंडिपेंडेंट के लिए आंसर 2 रखेंगे और डिपेंडेंट के लिए आंसर 4 रखेंगे। क्लियर है।
अगर हमारे पास एनआइसोट्रॉपिक पूछता है, तो अगर एनआइसोट्रॉपिक पूछा जाता है तो याद रखिए एनआइसोट्रॉपिक के लिए इलास्टिक बिहेवियर सबसे ज्यादा वेरी करता है, क्योंकि हर पॉइंट पे प्रॉपर्टी, हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट है। तो इसीलिए इसकी इलास्टिक कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट ही इलास्टिक कांस्टेंट इसके जो है वो टोटल 21 होते हैं। तो याद रखना है आपको कि इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट जो है वो टोटल 21 होते हैं। देयर आर 21 इलास्टिक कांस्टेंट्स which are independent in an isotropic type of material। क्लियर है? अब हमारे कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो एनाइसोट्रॉपिक हैं, लेकिन ऑर्थोट्रॉपिक मतलब सिर्फ म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है वो डिफरेंट बिहेवियर है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं वुड की, तो बच्चों आप सभी को पता है कि ऑर्थोट्रॉपिक के लिए जब मैं बात करता हूं ऐसे मटेरियल जैसा वुड। तो वुड मानो कोई मटेरियल है, और आप लोगों ने ये प्रैक्टिकल भी एक्सपीरियंस किया होगा कि वुड को अगर मैं काटूं, जैसे मान लीजिए कोई बोर्ड है, इस बोर्ड को, लकड़ी के बोर्ड को अगर मैं काटूं तो मुझे ऐसे कट करना ज़्यादा ईजी लगेगा, वर्टिकल में इसे कट करना ज़्यादा ईजी लगेगा। देखो नज़दीक से देखो तो आपको ग्रेन्स दिखाई देंगे ना किसी भी लकड़ी में, आप जनरली घर पे भी देख सकते हो कि अगर हम नज़दीक से देखें तो ये ग्रेन्स आपको दिखाई देंगे, ये लाइंस दिख रही है ना ये प्रॉपर, तो ये क्या है, ये है आपके ग्रेन्स। दीज आर ग्रेन्स इन अ वुड। तो ये वुड में जो ग्रेन्स होता है, इस ग्रेन्स के अलोंग अगर मैं कट करता हूं तो बहुत ईजिली कट हो जाता है ना, ठीक है ना। ये मैं सोच रहा हूं मैं गाड़ी से खेलता हूं, ये गाड़ी मैंने बनाई थी न्यूटन्स के लॉ को समझाने के लिए बच्चों को, ठीक है ना, तो उसके लिए लकड़ी की तैयार की थी सिंपल। तो खैर यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, जब ग्रेन्स के अलाउंग हम कट करते हैं तो बहुत इजीली हम देखते हैं कि हमारा टूल जो है वो इसके अलाउंग कट करेंगे और बहुत इजीली टूल जो है वो इसके अलाउंग चलने लग जाएगा अलाउंग द ग्रेन्स, ठीक है। लेकिन जब मैं ऐसे कट करने जाऊंगा इसे, तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस साइड। अब क्या कर रहा हूं मैं, अब ग्रेन्स को ऐसे में क्या कर रहा हूं मैं, ग्रेन्स के बीच में गैप में आ रहा हूं और अलोंग द ग्रेन्स कट करता जाऊंगा तो बहुत इजीली कट हो जाएगा। लेकिन जब मैं ऐसे कट करूंगा तो मैं ग्रेन्स को काटता जाऊंगा, दैट इज बिकम वेरी टफ। तो यहां पे आप देख रहे हो कि इस डायरेक्शन में बिहेवियर इलास्टिक अलग है, इस डायरेक्शन में अलग है, और सामने से करूंगा तो इस डायरेक्शन में भी अलग होगा। तो यहाँ पे तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वुड का जो इलास्टिक बिहेवियर होता है, ये तो मैंने जस्ट ऐसे एग्जांपल दिया, आप इसे जनरली खींच के देख सकते हैं, कंप्रेस करके देख सकते हैं, मैंने तो कट करके एग्जांपल दिया। कट इज नॉट द परफेक्ट क्राइटेरिया टू जज द इलास्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल बताया, तो ये मैं सोचेगा कि इलास्टिक स्ट्रेंथ को हम कट करके ही चेक कर सकते हैं, ये नहीं है। देयर इज अ टेंसाइल एंड कंप्रेसिव टेस्ट। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि एग्जाम्पल जो है इसका वो है वुड। वुड इज अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर ऑर्थोट्रॉपिक टाइप मटेरियल, जहां पे तीनों डायरेक्शन में अलग अलग इलास्टिक बिहेवियर स्ट्रेंथ हमें दिखाई देती है। तो जिसके वजह से यहां पे अगर हम बात करते हैं कि टोटल इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट यहां कितने होते हैं, तो यू हैव टू नो दैट इज 9। तो 2, 9, 21 एटलीस्ट आपको याद रखने हैं, और टोटल बोलता है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दोनों मिला के इन दोनों के लिए तो 4। इससे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन आया आपके पास, तो आज तक कोई नहीं आया, इन्हीं को पूछता है वो डिफरेंट तरीके से। बस आपको समझना है कि ये पूछ रहा है, ये वाला केस पूछ रहा है, ये वाला केस पूछ रहा है, दैट इज वेरी ईजी। क्लियर है? तो इसलिए अकेला होमोजीनियस और अकेला आइसोट्रॉपी लिखा हो तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आंसर विल रिमेन दी सेम। समझ आ गई बच्चों बात? तो ये हमने बात करी इलास्टिक कांस्टेंट और इलास्टिक बिहेवियर को लेके। नाउ अब हम रिवाइज करते हैं कंसेप्ट ऑफ थर्मल स्ट्रेसेस भी। चलिए, क्योंकि कभी कभी सीधा क्वेश्चन जो है वो चाहे आरआरबी का पेपर हो जिसमें सबसे ज़्यादा देखा गया है, एक क्वेश्चन थर्मल स्ट्रेस पे रहता है। कंसेप्ट ऑफ थर्मल स्ट्रेस को रिवाइज करते हैं, ठीक है। थर्मल स्ट्रेस को हम लोग टेम्परेचर स्ट्रेसेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम थर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं सिंपली, तो यहाँ पे देखा गया है बेसिक कंसेप्ट एक ही है कि अगर हम किसी भी मटेरियल पे जब तक कोई रेजिस्टिंग फोर्स नहीं लगता, रेजिस्टिंग कैसा, मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल मतलब जो लगाया जाता है वैसा फोर्स सामने से, तो जब तक कोई मैकेनिकल रेजिस्टिंग फोर्स नहीं लगता तब तक कभी भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, चाहे वो कोई भी टाइप का स्ट्रेस हो, ठीक है। मटेरियल भाई जब तक कोई रोकेगा नहीं, रेजिस्टेंस नहीं होगा, तब तक स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। ये बात को आप क्लियरिटी से ध्यान रखिए। जब तक मैकेनिकल फोर्स इन्वॉल्व नहीं होगा कहीं पर रेजिस्टेंस में, तब तक कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। लेकिन अब ये मान लीजिए हमारे पास मटेरियल है जिसकी लेंथ है हमारे पास कुछ L, ठीक है, और इस मटेरियल में जिसकी वैल्यू E की, इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी E है, ठीक है। इस मटेरियल का में हम जनरली मेटल का बिहेवियर ही फॉलो करते हैं कि भाई जो टेम्परेचर बढ़ने पे इंक्रीज होगा, डायमेंशन बढ़ेगी,
पर आपको एक सिंपल सा एजम्पशन याद रखना है बच्चों, हम वो एजम्पशन डिटेल में पढ़ते हैं, बट मैं यहाँ पे सिंपली बता देता हूँ आपको कि सोम के सारे एजम्पशन तो फॉलो होते हैं, लेकिन आपको एक एजम्पशन यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है कि इट इज अ वन डायमेंशनल डिफॉर्मेशन। वन डायमेंशनल डिफॉर्मेशन, क्योंकि क्या होता है, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि क्या होता है जब आप इस तरह के कोई न्यूमेरिकल या क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि जब हम सोचते हैं ना कि भाई टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, मटेरियल एक्सपेंड हुआ, तो हमारी सोच कुछ उस तरह की जाती है, मैं भी हूं उसमें, कि मटेरियल चारों तरफ से ऐसे बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, तो हम बढ़ने में भी ऐसे ही सोचते हैं, श्रिंक में भी ऐसा ही सोचते हैं। तो ऐसे में कई बार कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि यहां पे हम किसी तरह का एक्सपेंशन नहीं लेंगे। मतलब मैं कोई भी मटेरियल में अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा ही होगा ना, एक्सपेंशन होगा तो यहां भी होगा भाई, यहां भी होगा, यहां भी होगा, सिर्फ लेंथ ही लेंथ क्यों एक्सपेंड करेगी, सब जगह एक्सपेंड करेगी। बट कैलकुलेशन वाइज हम लोग सिर्फ वन डायमेंशन मतलब एक ही डायरेक्शन में एक्सपेंशन को लेते हैं कि भाई इसकी अगर सिर्फ मैं लेंथ का चेंज देख रहा हूं तो मैं बाकी विड्थ और हाइट को चेंज नहीं करूंगा। बिना विड्थ और हाइट को चेंज करे मैं सिर्फ और सिर्फ लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हुआ है एक्सपेंड होने पे, मैं सिर्फ और सिर्फ वही काउंट करूंगा। ये चीज का हमेशा हमें ध्यान रखना है कि एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंशन अलोंग दी लेंथ या एक्सपेंशन अलोंग ओनली वन डायमेंशन। तो देयर इज ओनली वन डायमेंशनल डिफॉर्मेशन और एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जो भी, ठीक है ना। तो जो भी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगा वो वन डायमेंशनल होगा। ये आपको की पॉइंट ध्यान रखना है पहली बात, इसलिए कभी भी मल्टी डायमेंशन के हिसाब से सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसमें टेम्परेचर का चेंज लाते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं, तो इसकी जो लेंथ है वो एक्सपेंड होती है, ठीक है। अगर ये एक्सपेंशन को फ्रीली होने दिया जाए, मतलब जितना वो बढ़ना चाहता है उसको बढ़ने दिया जाए, तो उसको हम फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है ना। फ्री एक्सपेंशन लेंथ बोलते हैं इसे। तो याद रखिए, जिसको हम डेल्टा एल फ्री एक्सपेंशन आप बोल सकते हो। तो याद रखिए पहला पॉइंट जो आपको याद रखना होता है वो होता है फ्री एक्सपेंशन लेंथ। तो ये फ्री एक्सपेंशन लेंथ जो है वो कितनी होती है, उसका फॉर्मूला होता है अल्फा एल डेल्टा टी। वो डिपेंड करती है एल पे, लेंथ ऑफ द बॉडी पे, एक्चुअल लेंथ कितनी है, टेम्परेचर कितना चेंज किया आपने, और अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा ये बताता है कि पर डिग्री सेल्सियस पे एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन बोलो, पर बोलते हैं एक्सपेंशन ही है, लेकिन दोनों के लिए है वो वैल्यू। तो अल्फा ये बताता है कि पर डिग्री सेल्सियस पे कितना mm मटेरियल बढ़ता है, कोई भी मटेरियल। तो ये प्रैक्टिकल करके आपको पता चल जाता है हर मटेरियल का बिहेवियर कि टेम्परेचर के साथ कौन सा मटेरियल किस तरह का सेंसिटिव है ना। तो अल्फा हर मटेरियल का अलग अलग होता है। जनरली इसकी वैल्यू 12 × 10⁻⁻⁶ इस तरह की वैल्यू इसकी हमें देखने को मिलती है। जैसे हम बात करें स्टील वगैरह की, तो जनरली जो वैल्यू है हमारी वो हमें 12 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो इस तरह की वैल्यू, तो ये फ्री एक्सपेंशन हमसे पूछा जाता है। तो यहां पे सबसे पहला केस आता है कि इफ मटेरियल को फ्रीली एक्सपेंड होने दिया जाए, ठीक है ना, इफ मटेरियल इज फ्रीली एक्सपेंडेड, इफ बॉडी इज फ्रीली एक्सपेंडेड, मैं वो सारे वर्ड लिखूंगा यहाँ जो यूज होते हैं, ठीक है ना, या फ्री एक्सपेंशन इज अलाउ, इस तरह की लैंग्वेज कहीं बोली जाए, फ्री एक्सपेंशन इज अलाउ, या हम बोलें नो रेस्ट्रिक्शंस इज प्रोवाइडेड। कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब कोई रोकने वाला नहीं है। तो जब कोई रोकने वाला नहीं है तो मटेरियल जितना चाहे उतना बढ़ सकता है, और जब जितना चाहे उतना बढ़ सकता है उसे बढ़ने दिया जाएगा तो फिर स्ट्रेस क्यों डेवलप होगा। तो ऐसे में थर्मल स्ट्रेस जो होगा इस केस में, तो इस केस में जब फ्री एक्सपेंशन होगा तो थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू हमेशा 0 होगी। ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि ऐसे केस में थर्मल स्ट्रेस हमेशा 0 होगा। कब? जब मटेरियल फ्रीली एक्सपेंड कर रहा है। तो बहुत बार ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं जहां डेटा सब दिया होता है लेकिन नीचे लिखा होता है कि इट इज फ्री टू अलाउ या इट इज अलाउ टू फ्रीली एक्सपेंशन। तो तब आपको ध्यान रखना है दैट इज सिग्मा टी विल बी
0। केस नंबर 2 इसमें आता है when some expansion is allowed, या हम ये बोले when there is complete restriction। ठीक है ना, एक कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन का केस ले सकते हैं। मतलब कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन मतलब है when restriction, when, इसको भी मैं अलग अलग लैंग्वेज ले सकता हूं, when नो फ्री एक्सपेंशन इज अलाउ। जब किसी भी तरह का फ्री एक्सपेंशन ना होने दिया जाए, मतलब मटेरियल जो है वो पूरी तरह से बाउंडेड है, यहां से भी और यहां से भी। तो ऐसे में कुछ भी टेम्परेचर अगर आप राइज करते हैं, ई मान लीजिए इसकी प्रॉपर्टी है, कुछ भी टेम्परेचर आप राइज करते हैं तो मटेरियल कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि वो फ्रीली एक्सपेंड होने की उसको जगह ही नहीं है। तो जैसे ही वो जाने की कोशिश करेगा, यहां पे क्या होगा, सबसे पहले कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होंगे। तो सबसे पहले याद रखेगा मटेरियल इज अंडर थर्मल स्ट्रेस, मटेरियल इज अंडर थर्मल स्ट्रेस। ठीक है ना, तो बहुत बार पूछा जाता है वो थर्मल स्ट्रेस किस नेचर के होते हैं, तो याद रखेगा कंप्रेसिव इन नेचर। ठीक है ना, कंप्रेसिव नेचर के होंगे ना, क्योंकि ये तो दबा रहा है मटेरियल को, जाने नहीं दे रहा है, तो देयर इज द कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप इन दी बॉडी। ठीक है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेस ये भी पेपर में पूछा गया है। ठीक है ना, तो याद रखना है आपको। तो ऐसे में थर्मल स्ट्रेस कितना होता है जो डेवलप होगा, तो याद रखिए ई अल्फा डेल्टा टी, ई अल्फा डेल्टा टी सिंपली। ठीक है ना, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने आपको कहा कि हमारा बेसिक एजम्पशन ये है, कहाँ गया, वन डायमेंशनल, ये है, हम सिर्फ अलोंग दी लेंथ देख रहे हैं। तो जब हम सिर्फ एक ही डायमेंशन को देख रहे हैं बढ़ती घटती, तो फिर मुझे जब विड्थ और हाइट से मतलब नहीं तो क्या एरिया से मतलब होगा, बिल्कुल नहीं। समझ आ रही है बात। तो ये बात कई बार क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको हजम नहीं होती। हम कहते हैं कहीं पर स्टेटमेंट कि थर्मल स्ट्रेस इज फ्री फ्रॉम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी, तो तब आप कंसेप्ट के हिसाब से, तब आप अपने हिसाब से सोचते हो और आप कहते हो कि यार टेम्परेचर तो बढ़ रहा है तो एरिया तो फर्क पड़ेगा भाई, बड़े वाले में ज्यादा एक्सपेंशन होगा, छोटे वाले में कम, ये आप सोचते हो। और ये इस एजम्पशन की वजह से ये पॉइंट ही इनवैलिड हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप सिर्फ एक ही लाइन में देख रहे हो तो फिर इधर क्या बढ़ रहा है इधर क्या बढ़ रहा है आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको तो सिर्फ लेंथ से मतलब है ना। समझ आ रही बात। तो इसलिए याद रखना है कि इन एजम्पशन के साथ थर्मल स्ट्रेस इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्मल स्ट्रेस जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से फ्री होता है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। समझ आई बात। नाउ केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड आता है बच्चों यहां पे कि जब हम थोड़ा सा एक्सपेंशन होने दें उसके बाद रोक दें। व्हेन, अब इसकी काफी सारी लैंग्वेज है। व्हेन सम एक्सपेंशन इज अलाउ, या और लैंग्वेज बोलूं इसकी, व्हेन सम अलाउंसेस इज प्रोवाइडेड, जब आप कुछ अलाउंस कुछ गैप दें, इज प्रोवाइडेड। ठीक है ना, अलाउंस भी वर्ड यूज कर सकता है, क्लियरेंस भी यूज कर सकता है। ठीक है ना, जैसे गियर्स में होता है देयर इज अ बैकलैश, क्लियरेंस दिया रहता है। ठीक है ना, और व्हेन सम लेंथ इज परमिटेड, परमिटेड भी वर्ड यूज कर सकता है और प्रिवेंटेड भी, दोनों अलग अलग मतलब है, एक मतलब नहीं है परमिटेड प्रिवेंटेड। प्रिवेंटेड मतलब कहीं तक होने देना, परमिटेड मतलब कहां तक हो सकता है। ठीक है ना, प्रिवेंटेड कर रहे हैं हम यहीं पर रोक देना, प्रिवेंटेड मतलब थोड़ा हुआ रोक दिया, दैट इज प्रिवेंट, यहीं तक प्रिवेंट किया। परमिट मतलब यहां तक होने दिया, दोनों में अंतर है कहने का, पर बात एक ही है, दोनों एक ही चीज को डिफाइन कर रहे हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम थर्मल स्ट्रेस जब भी निकालेंगे तो याद रखिए थर्मल स्ट्रेस सिंपल फॉर्मूले से लिखा जाता है। बाकी फ्री एक्सपेंशन सब में निकालने का फॉर्मूला यही है, यहां निकालो फ्री एक्सपेंशन सेम तरीके से, लेकिन थर्मल स्ट्रेस निकालने का तरीका क्या है, दैट इज ई ऑफ स्ट्रेन मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी इनटू स्ट्रेन।
स्ट्रेन, सिंपल जो फॉर्मूला होता है हुक्स लॉ का। और स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है? स्ट्रेन होता है हमारा E इंटू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसका मतलब ये है कि कोई बॉडी यहां तक थी, उसको अगर हमने कुछ दूर जाके उसका सपोर्ट लगाया तो इसका मतलब ये है कि अगर फ्रीली एक्सपेंड होने देते तो मान लीजिए वो यहां तक एक्सपेंड हो सक रही थी, लेकिन हमने सिर्फ यहां तक अलाउ किया और इसके बाद रोक दिया, तो हम क्या बोलेंगे? लेंथ परमिटेड, है ना, जितनी लेंथ तक हमने परमिट किया, या क्लियरेंस बोलो या अलाउंस बोलो, इन सब का मतलब एक ही है, इस गैप, ठीक है, जिसके बाद जो है वो मटेरियल आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हम क्या बोल रहे हैं? ऐसे में थर्मल स्ट्रेस आप कैसे निकालोगे? ऐसे में इस चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ को आप सिंपली लिख सकते हो सिग्मा टी इज इक्वल टू ई इंटू फ्री एक्सपेंशन लेंथ, भाई कितना बढ़ सकता था, माइनस लेंथ परमिटेड, ठीक है ना। फुल लेक्चर्स में मैंने इस पे न्यूमेरिकल करा रखे हैं, आप आराम से वहां से इसको अप्लाई करके याद भी कर सकते हो। लेंथ परमिटेड अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो ये हुए बच्चों 3 इंपॉर्टेंट केस हमारे थर्मल स्ट्रेस के। तो किसी भी थर्मल स्ट्रेस पे हमारे ये 3 सबसे बेसिक केसेस होते हैं। और चौथा होता है हमारा थर्मल स्ट्रेसेस इन अ कंपोजिट बॉडी। तो जैसे कि हमने कल कंपोजिट बॉडी में पढ़ा था, वही 2 कंडीशन यहां भी लगेगी। आइए उसे भी बता देता हूं मैं साथ साथ। तो थर्मल स्ट्रेस यहां पे फिर पूरा हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे मैं ये हटा रहा हूं ऊपर का पोर्शन और यहां पे लिख रहा हूं थर्मल स्ट्रेसेस इन अ कंपोजिट बॉडी। किसी भी कंपोजिट बॉडी में थर्मल स्ट्रेसेस कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, थर्मल स्ट्रेसेस इन अ कंपोजिट बॉडी, ठीक है। तो यहां पे देखिए थर्मल स्ट्रेसेस को जब आप कंपोजिट बॉडी के लिए पढ़ रहे हैं तो कंपोजिट बॉडी के लिए स्पेशली पढ़ना क्यों जरूरी पड़ रहा है? क्योंकि कंपोजिट बॉडी में हम जानते हैं कि 2 मटेरियल डिफरेंट होते हैं। तो कल जब हमने जैसे देखा था 1 और 2, तो जब 2 मटेरियल डिफरेंट हैं तो उनका अल्फा भी अलग अलग होगा। तो मतलब टेम्परेचर के साथ दोनों का बिहेवियर भी अलग अलग होगा। कोई ज्यादा एक्सपेंड हो सकता है तो कोई कम एक्सपेंड हो सकता है, तो कोई ज्यादा श्रिंक हो सकता है तो कोई कम श्रिंक हो सकता है। तो ऐसे में जब ये दोनों अलग अलग आगे पीछे होना चाहेंगे तो ऐसे में कंपोजिट है, जा सकते नहीं एक दूसरे को छोड़ के, तो फिर कहीं ना कहीं एक दूसरे की वजह से इनमें स्ट्रेसेस डेवलप भी होते हैं। तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं ये रेस्ट्रिक्ट करते हैं, रोकते हैं। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि जब हमारे पास कोई 2 बॉडी रहे, बॉडी नंबर 1 एंड बॉडी नंबर 2, और हम टेम्परेचर का चेंज करें, इंक्रीज करें, तो हो सकता है बॉडी नंबर 2 ज़्यादा आगे तक एक्सपेंड हो पाए और बॉडी नंबर 1 जो है वो सिर्फ यहीं तक एक्सपेंशन हो सकती हो, फ्री एक्सपेंशन, दोनों का फ्री एक्सपेंशन सिर्फ यहीं तक हो सकता हो, एक का वहाँ तक एक का यहाँ तक। लेकिन क्या है, दोनों है कंपोजिट बॉडी, तो ऐसे में एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा सकती है। एक्चुअल में दोनों का एक्सपेंशन सिर्फ एक फिक्स जगह तक हो सकता है, जैसे हम बोले यहां तक। तो ये है एक्चुअल एक्सपेंशन, एक्चुअल, ठीक है ना। हमें ये कैसे पता चलेगा कि 1 बॉडी आगे तक जा सकती है कि 2, वो पता चलेगा उनकी अल्फा की वैल्यू से। तो जैसे हमने यहां देखा कि L2 जो है वो आगे तक जा रहा है, तो मतलब अल्फा 2 जो है वो अल्फा 1 से बड़ा है, तो इसलिए ये टेम्परेचर के साथ ज़्यादा सेंसिटिव है, ये ज़्यादा आगे तक जाएगा, ये कम सेंसिटिव है, पीछे तक जाएगा। लेकिन एक्चुअल दोनों कुछ यहाँ तक जाएंगे। जब एक्चुअल को हम देखते हैं तो 2 वाला कुछ पीछे आ जाता है और 1 वाला कुछ आगे खिंच जाता है। तो अब आप अपने आप आराम से समझ सकते हैं कि जब 2 वाला पीछे आ रहा है, इसका मतलब 2 क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, और 1 वाला खिंचा चला जा रहा है, तो 1 क्या हो रहा है, टेंसाइल हो रहा है। तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि 2 पे लगेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है ना, 2 पे लगेंगे कंप्रेसिव फोर्स, और 1 पे लगेगा टेंसाइल फोर्स। तो बहुत आराम से आप ये आंसर कर सकते हैं।
और कंडीशन वही कंपोजिट वाली लगा सकते हैं। पहली कंडीशन क्या थी कंपोजिट वाली, कि दोनों के एक्चुअल एक्सपेंशन बराबर है, तो सिंपल एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ वन बॉडी इज इक्वल टू एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ टू बॉडी, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन तो ये लगेगी, कंडीशन नंबर 1, जैसे हमने कल कहा था इलोंगेशन इक्वल, तो वही है एक्चुअल एक्सपेंशन 1 और 2, ठीक है ना। तो ये सब मैंने आपको डिटेल लेक्चर में बता रखा है, या फिर जिन्होंने कोर्सेज में पढ़ा है उन्होंने पढ़ा हुआ है कि एक्चुअल एक्सपेंशन मतलब कि यहां तक की लेंथ, मतलब फ्री एक्सपेंशन लेंथ प्लस जितना और आगे इसके वजह से वो बढ़ा, ठीक है। यहां पे फ्री एक्सपेंशन लेंथ माइनस जितना वो इसकी वजह से कम आया, तो बस इसमें उतनी लेंथ ऐड करनी है और इसमें उतनी लेंथ माइनस कर देनी है। तो बस सिंपली आप ये कंडीशन लगा सकते हैं। सेकंड कंडीशन नंबर 2, ठीक है ना, ठीक है। इसको चाहो तो मैं ऐसे लिख लेता हूं पूरा। एक्चुअल एक्सपेंशन 1 में क्या हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन लेंथ प्लस डेल्टा एल टेंसाइल, जितना खिंचा इज इक्वल्स टू फ्री एक्सपेंशन लेंथ, ठीक है। ये फ्री एक्सपेंशन किसकी है, 1 की है, ये 2 की है, माइनस डेल्टा एल कंप्रेसिव, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी माइनस लगा दी, तो डेल्टा एल को अलग से कंप्रेसिव नहीं लिखना है फिर माइनस लगा के, ये लग गया बस। कंडीशन नंबर 2 क्या थी, उसमें फोर्सेस जो है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट थी। यहां तो फोर्स लगी एक दूसरे के वजह से रहे हैं, यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है तो यहाँ टेंसाइल फोर्स, लेकिन लग रहे हैं दोनों इक्वल। तो दूसरी कंडीशन होगी कंप्रेसिव फोर्स इन 2 इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स इन 1 बस। अब आप यहाँ पे फोर्स को क्या लिखोगे, स्ट्रेस इंटू एरिया, तो सिग्मा 2 इंटू A2 इज इक्वल टू सिग्मा 1 इंटू A1, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा, अगर कल के दिन पे 1 2 3 3 लेयर हुई तो जो भी मटेरियल रिपीट होगा दोनों में से, तीनों में से कोई एक मटेरियल होगा जो 2 जगह होगा, जैसे स्टील कॉपर स्टील, ठीक है ना, कॉपर ब्रास कॉपर। तो याद रखिए जो डबल होगा वहां पे एरिया ट्वाइस कर देना आप, जिस भी मटेरियल का डबल होगा उसका एरिया ट्वाइस कर देना। बस ये 2 कंडीशन लगती है और आपका कंपोजिट बॉडी का क्वेश्चन भी जो है वो आराम से हो जाता है थर्मल स्ट्रेसेस के लिए। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई हमारे, ठीक है ना। इसमें कोई भी किसी को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये पूरा मैंने बता दिया थर्मल स्ट्रेसेस को लेके। बाकी वही है, एक एक न्यूमेरिकल भी अटेंड करोगे कहीं से भी तो आपका आराम से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बट शॉर्ट रिवीजन के लिए प्रॉपर इतने कंसेप्ट टेम्परेचर स्ट्रेसेस के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देखा जाए तो 1-2 चीज़ें मैं और बताना चाहूँगा टेम्परेचर स्ट्रेसेस के हिसाब से, कि जैसे टेम्परेचर स्ट्रेस की जब हम बात कर रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोगों को पढ़ने की ज़्यादा, जैसे सब कुछ अगर हमने एक बार देखा नहीं है तो कभी कभी कुछ आसान चीज़ भी नहीं लगती है, लगता है कुछ पता नहीं क्या पूछ लिया, कुछ गलत हो गया। इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ भी यहाँ पे लिख रहा हूँ कि थर्मल स्ट्रेस मैंने, या फ्री एक्सपेंशन लेंथ मैंने आपको बोला कि डेल एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी, ठीक है ना। अगर मैं स्ट्रेस बोल रहा हूँ थर्मल स्ट्रेस तो दैट विल बी इक्वल्स टू ई अल्फा, या अगर मैं स्ट्रेन बोल रहा हूँ क्योंकि बॉडी में यहाँ तो पहले स्ट्रेन आ रहा है, बॉडी में फ्री एक्सपेंशन जब हो रहा है तो बॉडी स्ट्रेन आ रहा है बॉडी में, तो वो स्ट्रेन अगर मैं बोल रहा हूँ तो दैट स्ट्रेन विल बी, कैसे निकालेंगे सिंपल, तो क्या होता है डेल्टा एल अपॉन एल, तो दैट विल बी अल्फा एल डेल्टा टी अपॉन एल, तो दैट इज सिर्फ अल्फा डेल्टा टी, या फिर हम कहीं पर अल्फा टी लिख देते हैं। मान लीजिए टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो अल्फा टी, तो कभी कभी ये अल्फा टी देखने की आदत नहीं रहती कि ये स्ट्रेन है, दैट इज अ स्ट्रेन, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दैट इज स्ट्रेन अल्फा डेल्टा टी या टी जो भी यूज़ करें, ठीक है। और अगर हमारे पास तब स्ट्रेस हम लोग लिख रहे हैं तो फिर स्ट्रेस सिंपल क्या होता है वो भी हमने लिखा ही, सिग्मा टी इज इक्वल टू बाई ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, तो दैट इज ई अल्फा टी, है ना। तो बात सबको ही पता है, ये ऐसा नहीं है कि मैंने लिखा तो आप सरप्राइज हुए होंगे कि क्या लिख दिया, सबको ही पता है, बहुत इजी चीज़ है, लेकिन मैं लिख किसी वजह से ही रहा हूँ, ठीक है। मटेरियल की जैसे मैंने बात करी आपसे कि मटेरियल में भी अगर थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव के लिए आप ध्यान रख सकते हैं कि अल्फा जो होता है वो एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा होता है, जो मटेरियल सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वही बोल रहा हूँ, फिर ब्रास, फिर अल्फा कॉपर, फिर अल्फा स्टील, ठीक
ठीक है ना। तो ये भी आप रिलेशन ध्यान रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम, ब्रास, कॉपर एंड देन स्टील। क्लियर है। तो ये भी एक वैल्यूज आप अल्फा के हिसाब से ध्यान रखें। बाकी स्टील मैंने आपको बताया 12 × 10 की और -6 पर डिग्री सेल्सियस जो है वो स्टील की वैल्यू सबसे ज़्यादा कॉमनली हमें देखने को मिलती है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और उठता है हमारे पास कि अगर हमें कोई टेपर्ड बार में, जैसे अभी हमने कहीं पर एक क्वेश्चन देखा हो, तो मैं आपको वैसे ही बता दूं न्यूमेरिकल के लिए या कहीं पर के लिए, कि अगर कहीं पर कोई टेपर्ड बार हो इस तरह का जो दोनों साइड से फिक्स हो, तो याद रखिएगा टेपर्ड बार में कभी कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें हम टेम्परेचर, देखो एलोंगेशन निकालना सबको आता है। टेपर्ड बार की एलोंगेशन होती है, ठीक है ना, लोड की वजह से 4PL पाई ई D1 D2 है ना, ये होती है, जिसमें मान लीजिए D1 ये है, D2 इधर का डाया है। लेकिन अगर इसमें हम टेम्परेचर का इंक्रीमेंट करें, मान लीजिए हम टेम्परेचर को इंक्रीमेंट करते हैं, तो यहाँ पे मटेरियल जो है हम लोड नहीं लगा रहे हैं, लोड लगाने की जगह पे हम टेम्परेचर का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मटेरियल एक्सपेंड होना चाह रहा है, लेकिन दोनों तरफ से बंद है, नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में कभी कभी हमें पूछता है कि रिएक्शन क्या होगी यहाँ पे डेवलप, ठीक है ना, यहाँ पे क्या रिएक्शन डेवलप हो सकती हैं। तो अब उस कैलकुलेशन को आपको कैसे करना होगा, टेपर्ड बार के एलोंगेशन के इक्वल रखना होगा हमारा फ्री एक्सपेंशन लेंथ जो है उसको एलोंगेशन के इक्वल रख के तब आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन तो खैर हम न्यूमेरिकल वगैरह में ही देखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट ये वैल्यू बता देता हूँ। तो दैट विल बी दैट रिएक्शन एट सपोर्ट। अगर कहीं पर भी पूछा जाता है, जैसे अभी तक सिर्फ ES जैसे पेपर में पूछा गया है, या शायद गेट में, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, बट पूछा जा चुका है, दैट इज अल्फा ई टी, जो भी टेम्परेचर चेंज है आपका डेल्टा T, π/4 D1 D2 सिंपल, ठीक है ना। ये हमारे पास एक्सप्रेशन रहता है अल्फा ई टी π/4 D1 D2। तो याद रखिएगा दैट इज कॉल्ड दी रिएक्शन, ये हमारी होती है रिएक्शन, ठीक है। और बाकी स्ट्रेसेस पूछेगा मैक्सिमम मिनिमम, तो उस हिसाब से बता सकते हैं जहां क्रॉस सेक्शन कम है वहां पे क्या लगेगा, मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होगा, जहां क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है वहां पे आपका मिनिमम स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है ना। ये आप टेपर्ड में एरिया के हिसाब से भी ये चीज़ कह सकते हैं। लेकिन थर्मल स्ट्रेस की बात करें तो फिर वो तो एरिया पर डिपेंड नहीं करता, तो उसे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ये मैं नॉर्मल मैकेनिकल स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ। थर्मल स्ट्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ एरिया क्या है और यहाँ एरिया क्या है, बिकॉज हमने पहले बोला था इट इज़ फ्री फ्रॉम एरिया। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेंथ का चेंज देख सकते हैं। तो इसलिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जो पूछ सकता है मेरे हिसाब से कभी भी किसी पेपर में, तो वो आप ध्यान रखें, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ना बच्चों, अब बात करते हैं हम, वैसे तो इससे क्वेश्चन बहुत मिनिमम आते हैं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा अच्छे लेवल के पेपर की बात करें, जैसे मैं AE और गेट लेवल की बात कर रहा था, तो फिर 3D स्ट्रेस भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम बात करें थोड़ा सा 3D स्ट्रेसेस के बारे में। तो 3D स्ट्रेसेस की कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, तो पहले बेसिक चीज़ आपको समझनी होगी कि कितनी डायरेक्शन में किस तरह से स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। तो मान लीजिए ये कोई बॉडी है हमारे पास, इफ दिस इज दी बॉडी वी हैव, दिस टाइप ऑफ बॉडी, जिसमें कुछ मान लीजिए 3 डायरेक्शंस हम लोग ड्रॉ करें, ठीक है ना। वी हैव अ 3 डायरेक्शंस, X, Y एंड Z, ठीक है। ये 3 डायरेक्शंस हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें, ठीक, तो यहाँ पे मैं तीनों डायरेक्शंस को अगर मैं ड्रॉ करके सिंपली दिखाता हूँ, मैं शॉर्ट वे में बता रहा हूँ, कोई पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिंपल शॉर्ट वे में कहाँ कहाँ आपको क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट पड़ सकती है उन कंसेप्ट को यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई 3D बॉडी अगर हमने बनाई है, तो उसमें अगर हम स्ट्रेसेस देखें तो किसी भी प्लेन पे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ड्रॉ करता हूँ, तो आप सिंपली देखो, अगर मान लीजिए कोई प्लेन है, इस प्लेन पे मैं 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन ड्रॉ करता हूँ, तो कैसे होगी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, भाई 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब एक बाहर को जाएगी, एक इधर एक इधर एक इधर, यही तो हुई 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो जब मैं 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोई डायरेक्शन ड्रॉ करता हूँ, तो साफ नजर आता है कि उनमें से 2 जो हैं वो प्लेन के पैरेलल होती हैं और एक प्लेन के
परपेंडिकुलर होती हैं, है ना, दो प्लेन के पैरेलल और एक प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो साफ है कि दो प्लेन के पैरेलल मतलब ये भी शेयर और ये भी शेयर, और एक प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब ये एक्सियल। तो बस हर प्लेन पे एक एक्सियल और दो शेयर आपको बनाने हैं सिंपली। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हर प्लेन की अगर हम बात करें तो हम साफ देख सकते हैं कि ये प्लेन है, तो यहाँ पे एक एक्सियल लग रहा है एक्स एक्स, इसका मतलब होता है एक्स प्लेन पे एक्स डायरेक्शन में, ठीक है ना। यहाँ पे भी एक एक्सियल लगेगा वाई वाई, और यहाँ पे भी एक एक्सियल हम बना दें इस डायरेक्शन में, दैट इज सिग्मा जेड जेड। और साथ साथ जो है वो शेयर भी लगेंगे। वो शेयर क्या क्या होंगे वो भी बना सकते हैं। तो एक इधर पैरेलल और एक इसके पैरेलल इस वाले प्लेन के। तो ये क्या होंगे टॉ, ठीक है, रेड से हो सकता है आपको साफ ना दिखाई दे तो ब्लू से लिख लेते हैं टॉ। अब क्या है एक्स प्लेन पे वाई डायरेक्शन की तरफ, तो एक्स वाई, है ना, एक्स प्लेन पे किस डायरेक्शन की तरफ, जेड डायरेक्शन की तरफ, तो टॉ एक्स जेड, ठीक है। सेम यहाँ पे ये हुआ टॉ किस पे, वाई पे एक्स की तरफ, तो वाई एक्स, ठीक है ना। तो सेम यहाँ पे हुआ टॉ वाई जेड, सेम यहाँ से ऊपर टॉ जेड वाई, ठीक है ना, और एक यहाँ की तरफ टॉ जेड एक्स, सिंपल। तो इसीलिए यहाँ पे कॉची स्ट्रेस टेंसर क्वांटिटी जो है वो देखने को मिलती है हम लोगों को। कॉचीज ने इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है, तो वो मैट्रिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, कॉचीज स्ट्रेस टेंसर, ठीक है ना। तो वो मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, कुछ इस तरह की फॉर्म में होती है, 3x3 की मैट्रिक्स कंप्लीट, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि डायगोनल में आएंगे सारे नॉर्मल स्ट्रेसेस, जितने भी नॉर्मल स्ट्रेसेस लग रहे हैं वो सब डायगोनल में आएंगे, और बाकी तरफ आएंगे सारे हमारे शेयर। तो बस, और x वाले एक साइड, y वाले एक साइड और z वाले एक साइड, ये भी आपको रो और कॉलम वाइज ही लिखने हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई एंड सिग्मा जेड जेड, ये हो गई हमारी डायगोनल एलिमेंट जहाँ पे हमारे नॉर्मल स्ट्रेसेस आते हैं। और यहाँ पे फिर टॉ एक्स वाई, टॉ एक्स जेड, टॉ वाई एक्स, टॉ वाई जेड, टॉ जेड एक्स, टॉ जेड वाई। तो मतलब यहाँ पे हमारे जो रोज है, हमारी रोज बता रहे हैं हमारे प्लेन को, और कॉलम बता रहे हैं हमारी डायरेक्शंस को। तो देखिए प्लेन सेम है एक्स एक्स एक्स, और डायरेक्शन एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, है ना। तो ये 3x3 की मैट्रिक्स से हम लोग यहाँ पे शो करते हैं। तो बहुत बार इस तरह की स्ट्रेस कंडीशन में आपको कुछ वैल्यू पूछ लेता है और ये मैट्रिक्स इस तरह बना के दे देता है कि 0 2 0, इस तरह की 3 0, और आपसे पूछ लेगा किसी की वैल्यू की वो स्ट्रेस की कंडीशन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इसको इससे कंपेयर करना कि कौन सी चीज़ 0 है और कौन सा स्ट्रेस मुझे दिया है, ताकि आप उसमें आराम से जो है वो अपना कंपैरिजन से आंसर को निकाल पाएँ, ठीक है ना बच्चों। तो इसलिए ध्यान रखना है कि ये जो हमने कंडीशन अभी लिखी है मैंने, ये किस तरह की, ये आप सब का यूज़ होता है जब आप मोर सर्कल वाले प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पढ़ते हो ना, तो वहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो इसलिए याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने देखो तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेसेस लिए हैं, और ये 3 डायरेक्शन सामने के 3 प्लेन है, इसके पीछे भी 3 प्लेन है। देखो ये इसके पीछे भी सामने वाला इधर प्लेन होगा, इसके भी नीचे होगा और इसके भी उधर होगा, बट वहाँ पे सेम स्ट्रेस रहेंगे, मतलब यहाँ पे सिग्मा एक्स तो वहाँ पे सिग्मा एक्स, है ना। तो इसलिए उसको नहीं लेने की जरूरत है आपको। तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्राईएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन, ट्राईएक्सियल स्ट्रेसेस, है ना। ये 3D स्ट्रेसेस हैं, 3D स्ट्रेसेस है ट्राईएक्सियल, लेकिन यही हम 2D में भी तो लिख सकते हैं। तो 2D में यही चीज 2x2 मैट्रिक्स की हो जाती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बायएक्सियल स्ट्रेसेस, ठीक है ना, 2D स्ट्रेसेस जिसे हम बोलते हैं। तो बायएक्सियल में जब मैं यही कंडीशन लिखता हूं तो याद रखिए, मान लीजिए मैं बायएक्सियल में कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं आप, एक्स वाई जेड में से कोई भी 2 डायरेक्शन के साथ आप प्लेन लेके चल सकते हैं। तो यहां पे मान लीजिए मैं जेड को हटा देता हूं, एक्स वाई लेके चलता हूं, तो मैं बोलूंगा सिग्मा एक्स एक्स एंड सिग्मा वाई वाई, टॉ एक्स वाई, टॉ वाई एक्स, बस सिंपली, ठीक है ना। ये वाला जो पोर्शन मैंने लिया बायएक्सियल में, मैंने ये भी हटा दिया और ये भी हटा दिया, सिर्फ इस पोर्शन को मैंने सेलेक्ट किया, तो ये बायएक्सियल स्ट्रेस हो गया 2D की कंडीशन में
स्ट्रेसेस हो गया। अब यहाँ पे आपको पूछ सकता है स्ट्रेन के लिए भी सेम कंडीशन, तो बहुत कम पेपरों में, गेट और ईयर जैसे पेपरों में ही आया है, लेकिन याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में, हर पेपर में कभी भी पूछा जा सकता है कि जैसे आपसे बोले कि ट्राई एक्सियल स्ट्रेन लिखिए, ट्राई एक्सियल स्ट्रेन लिखिए, है ना, क्योंकि स्ट्रेसेस तो फिर भी सबको लिखने आ जाते हैं ये, लेकिन स्ट्रेन लिखने की आदत नहीं रहती है। तो इसलिए याद रखिएगा जब भी हम स्ट्रेन लिखेंगे, अगर मैं 3D के लिए स्ट्रेन लिख रहा हूं तो मैट्रिक्स तो वही 3x3 की ही रहेगी, और अगर मैं 2D के लिए बाई एक्सियल स्ट्रेन लिख रहा हूं तो मैट्रिक्स जो है, जैसे यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स है हमारे पास, तो वो 2x2 की ही मैट्रिक्स हो जाएगी। यहाँ पे भी सेम बाई एक्सियल स्ट्रेन जब हम लिखेंगे तो 2x2 की मैट्रिक्स हो जाएगी, लेकिन उस मैट्रिक्स में आएगा क्या, ये चीज़ ध्यान रखनी जरूरी है। तो देखिए एक सिंपल सी चीज़ बताऊं कि यहाँ पे आपको रिप्लेस करना है, ठीक है ना, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ कि जब भी आप स्ट्रेस से स्ट्रेन में कन्वर्ट होंगे तो याद रखिए स्ट्रेस और ये है स्ट्रेन। तो एक बेसिक सा फंडा बता रहा हूँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ज़्यादा कॉर्नर तो नहीं हो गया ना, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो स्ट्रेस मतलब जब आप सिग्मा लेंगे तो ये होगा स्ट्रेस, और जब आप एप्सिलॉन लेंगे उसकी जगह पे तो ये होगा स्ट्रेन। तो याद रखिएगा नॉर्मल स्ट्रेस को हम नॉर्मल स्ट्रेन से रिप्लेस करेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेन से रिप्लेस करेंगे, तो मतलब नॉर्मल स्ट्रेस की जगह पे नॉर्मल स्ट्रेन लगा दूं मैं, एप्सिलॉन XX, एप्सिलॉन YY, एप्सिलॉन ZZ, है ना। ये नॉर्मल स्ट्रेस को मैंने नॉर्मल स्ट्रेन से रिप्लेस कर दिया, और शेयर स्ट्रेस को रिप्लेस करते हैं हम शेयर स्ट्रेन से। शेयर स्ट्रेस होता है गामा, और याद रखिए शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन हमेशा हाफ लिखा जाएगा ये, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसकी जगह पे शेयर स्ट्रेन, जहां जहां शेयर स्ट्रेस है वहां वहां शेयर स्ट्रेन आ जाएगा, तो मतलब गामा XY/2 का ध्यान रखना है, गामा XZ/2, ठीक है ना। ये बाई 2 के वजह से कहीं पर भी न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। आपसे शेयर स्ट्रेन पूछेगा XY का क्या, यहाँ 4 वैल्यू होगी, लेकिन शेयर स्ट्रेन कितना हो जाएगा, जब आप 4 को इससे कंपेयर करेंगे तो गामा XY की वैल्यू 4 × 2 8 हो जाएगी। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, क्लियर है ना, कि मुझे हाफ भी करना है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो सेम ऐसे ही गामा YX/2, ठीक है ना, गामा YZ/2, गामा ZX/2, गामा ZY/2। सिंपल, समझ गए ना। बस ये ध्यान रखो, देखो जो मैंने ट्रिक बता दी वो ध्यान रखो, बाकी तो लिख ही लोगे अपने आप ही। अब 2x2 में सेम नॉर्मल की जगह पे एप्सिलॉन XX, एप्सिलॉन YY, है ना, स्ट्रेन नॉर्मल स्ट्रेन आ गया, नॉर्मल स्ट्रेन XX, नॉर्मल स्ट्रेन YY। शेयर स्ट्रेस को रिप्लेस करेंगे शेयर स्ट्रेन XY/2, शेयर स्ट्रेन आपका YX/2। तो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा यूज होती है ये। तो इसमें कभी भी आपको स्ट्रेन की वैल्यू निकालने को आती है तो ये ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कि इस तरह से आप रिप्लेस जो है वो इजीली कर सकते हैं। समझ आ गई बात, क्लियर है। तो ये बेसिक सी चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा कहीं पर भी हम 3D स्ट्रेसेस का यूज़ कर रहे हैं उस समय, ठीक है ना, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जरूरी नहीं है कि इसको आपको स्ट्रेन को XX XY, आप सिंपल ये भी लिखते हैं भाई स्ट्रेन तो एक ही डायरेक्शन के अलॉन्ग आना है, तो आपको XX YY ZZ लिखने की जरूरत नहीं है, आप XYZ सिंपल लिख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है ना, सिंपली ऐसे। तो इस तरह से हम किसी भी स्ट्रेस मैट्रिक्स को, किसी भी स्ट्रेन मैट्रिक्स को ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, ट्राई एक्सियल के लिए भी, बाई एक्सियल के लिए भी। तो याद रखिए कैलकुलेशन आसान रखने के लिए कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव बाई एक्सियल के साथ दिखाई देगा जिसको आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिक एटलीस्ट आपने देखा हुआ होगा। तो स्ट्रेस स्ट्रेन को आप किसी भी, और क्वेश्चन की पहचान बच्चों बड़ी सिंपल सी है कि जब भी कोई मैट्रिक्स बनी हुई आएगी तो बस आपको ये देखना है कि उस मैट्रिक्स में जो वैल्यूज दी हुई हैं वो वैल्यू इनमें से मुझे किस किस चीज की वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप वो वैल्यू देख पाएंगे आप इजिली कर पाएंगे, ठीक है ना। और यूनी एक्सियल के लिए तो मैट्रिक्स लेने की जरूरत ही नहीं है। ये तो मैंने बाई एक्सियल ट्राई एक्सियल के लिए देखा है कि बाई एक्सियल के लिए तो 2x2 की मैट्रिक्स की जरूरत है, ट्राई एक्सियल के लिए 3x3 की। लेकिन अगर स्ट्रेस यूनी एक्सियल है, मानो मैं बोल रहा हूं कि इस पीस पे मेरा सिर्फ टेंसाइल फोर्स ही लग रहा है, और अगर सिर्फ टेंसाइल फोर्स ही लग रहा है ना, अगर सिर्फ टेंसाइल ही फोर्स लग रहा है तो फिर ऐसे में मुझे किसी भी स्ट्रेस को और लगने की जरूरत नहीं है। मतलब सिर्फ सिग्मा XX ही होगा ना, YY ना ZZ कोई नहीं। तो जब सिर्फ सिग्मा X होगा तो मतलब एक ही एलिमेंट आएगा सिग्मा XX। तो ऐसे में आपको मैट्रिक्स लेने की जरूरत ही नहीं होती, इसलिए यूनी एक्सियल के लिए मैट्रिक्स की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यूनी एक्सियल मतलब वन डायरेक्शन, लेकिन बाई एक्सियल ट्राई एक्सियल के लिए आपको इस मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है,
क्लियर हो गया इतना? तो ये हुआ आज जो हमने कवर किया अभी 3D स्ट्रेसेस। ठीक है, मैं स्क्रीन के सामने से इसलिए हट जाता हूं ताकि आप नोट प्रॉपर कर सकें। तो हमने आज पढ़ा टेम्परेचर स्ट्रेसेस, 3D स्ट्रेसेस की कंडीशंस, और साथ साथ हम लोगों ने देखा हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है, समझ आ गया? तो ये शॉर्ट नोट्स आपके उम्मीद है काफी अच्छे समझ में आए होंगे और काम भी आए होंगे। तो यहाँ पे बच्चों फर्स्ट चैप्टर की हमने लगभग सभी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं शॉर्ट रिवीजन में हमारे। एक छोटी सी चीज़ और है, इसको हम बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में भी हम पढ़ सकते हैं, वो है टाइप्स ऑफ लोड्स। तो यहाँ पे मैं उसके बारे में भी जिक्र कर लेता हूँ। टाइप्स ऑफ लोड, ये टाइप्स ऑफ लोड मतलब ये नहीं है कि एक्सियल लोड शेयर लोड की बात हो रही है, ये टाइप्स ऑफ लोड है कि आप लोड अप्लाई कैसे करते हैं। टाइप्स ऑफ लोड एप्लीकेशन, कि आप लोड को अप्लाई कैसे करते हैं किसी भी सिस्टम में। कि मींस अगर मैं कह रहा हूं किसी सिस्टम में मैं 10 न्यूटन का लोड लगा रहा हूं, तो वो 10 न्यूटन का लोड मैं किस किस तरह से अप्लाई कर सकता हूं, ये उसके बारे में है। तो इन जनरली आप सभी को पता है कि हम 3 तरह के लोड्स का जिक्र करते हैं। एक होता है हमारा ग्रेजुअल लोड, ग्रेजुअल लोडिंग, कि मींस लोड को आप ग्रेजुअल तरीके से अप्लाई कर सकते हो, या इसको थोड़ा सा और अच्छे से बोलूं तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। एक हमारे पास होता है सडन अप्लाइड लोड। ठीक है ना, इसकी पूरी गहराई तो हम लोग पढ़ेंगे अपने डिटेल लेक्चरों में ही, लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब बातें मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। थर्ड इंपैक्ट लोड, इंपैक्ट लोड। ठीक है ना, ये 3 तरह के लोड हैं, इंपैक्ट लोड, ग्रेजुअली और सडन। ये 3 तरह से हम किसी एक लोड को किसी भी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बड़ा बेसिक सा अंतर है ग्रेजुअली, सडन और इंपैक्ट में, सिर्फ आपके लोड एप्लीकेशन के ऊपर। जैसे कि मान लीजिए पीस ऑफ पेपर है, तो इस पीस ऑफ पेपर में मैं लोड इस तरह से धीरे धीरे बढ़ाऊं कि ये इस तरह से, मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ वापस, कि कोई बॉडी है, उस बॉडी पे लोड लगाया और इलोंगेशन आता जा रहा है। तो जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है इलोंगेशन आ रहा है, जिसको हम एक ग्राफ के थ्रू भी दिखाते हैं कि जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है इलोंगेशन आता जा रहा है, कुछ इस तरह से। ठीक है ना, कि एक फिक्स लोड पे एक फिक्स इलोंगेशन हमें दिखाई देता है। ठीक है ना, जब इतना वर्क डन होता है। तो स्ट्रेन एनर्जी के कंसेप्ट तो सब बाद में पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं लोड और इलोंगेशन के बीच में ग्राफ, तो ये है हमारा ग्रेजुअली अप्लाइड। ठीक है, दिस इज अवर ग्रेजुअली अप्लाइड। तो आपको सिर्फ समझना इतना है कि जितने भी हम लोग नॉर्मल केसेस लेते हैं हमारी पूरी शो में, वो सब ग्रेजुअली अप्लाइड होता है। जब हम कहते हैं कि 30 न्यूटन का फोर्स हमने इस बॉडी पे लगाया, तो दे ऑल आर ग्रेजुअली अप्लाइड। तो दैट इज सिग्मा इज इक्वल्स टू पी अपॉन ए। तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में हम लोग स्ट्रेसेस जो है वो सिंपली सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए लेते हैं। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड ग्रेजुअली अप्लाइड। तो जी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड ग्रेजुअली अप्लाइड। लेकिन जब यही हम सडन अप्लाई करते हैं, तो सडन में मतलब टाइम 0 रहता है। सडन में मतलब हमारा लोड एप्लीकेशन का जो टाइम है कि लोड हमने कब अप्लाई किया, ये टाइम जो है वो 0 होता है। मतलब यहाँ 0 से नहीं स्टार्ट होगा, सीधा एकदम से टाइम 0 पे ही बिना इलोंगेशन आए सीधा यहाँ पे लोड मैक्सिमम इतना लगा हुआ हमें दिखाई देगा, जिसके वजह से इतनी इलोंगेशन आएगी। तो ये वर्क डन हुआ होगा। तो ऐसे में वर्क डन आपको दिख रहा है ज़्यादा हुआ है, तो इसका मतलब आपने एकदम से सडन इसको ऐसे क्रैक कर दिया। तो ये स्ट्रेस ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आ रहा है साफ। तो इसीलिए ये स्ट्रेस जब आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है ना, तो तब आप देखते हो कि सडन अप्लाइड लोड में ये स्ट्रेस जो है वो ग्रेजुअल का ट्वाइस होता है। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का ट्वाइस आपको नजर आता है। ठीक है ना, तो दैट इज सिग्मा एस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा ग्रेजुअली। समझ आ रही बात? क्लियर है? तो ग्रेजुअली का ट्वाइस हो जाएगा। और जब यही बात हम इंपैक्ट लोड की करते हैं, तो इंपैक्ट लोड में क्या होता है, इंपैक्ट भी एक तरह का सडन ही होता है, बट साथ में यहाँ पे कुछ एनर्जी भी आ जाती है। मतलब अब मैं इस पेपर को सडन तो करूंगा ही, लेकिन साथ साथ जो फोर्स मैंने इसी पे लगाया है वो मैं कुछ एनर्जी के साथ लगाऊंगा। मतलब मैंने कुछ हाई एनर्जी के साथ इसको क्रैक किया, तो मतलब मैंने अपने हाथ से कुछ एनर्जी भी यूज करी ना उसको इलोंगेट करने के लिए। यहाँ तो मैं क्रैक कर रहा हूँ पेपर को, लेकिन जनरली इलोंगेट करने के लिए। तो जब हम कुछ खास एनर्जी का भी यूज करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी यूज करेंगे, ऑब्वियसली बात है उस लोड को उसके ऊपर गिराने और उसे इलोंगेट करने के लिए, तो यहाँ इंपैक्ट के साथ साथ एक एनर्जी का भी एक्स्ट्रा प्रभाव पड़ता है, जिसके वजह से जो इंपैक्ट का लोड होता है, इसमें ग्राफ की जरूरत नहीं है,
क्योंकि ग्राफ ऐसा ही आएगा, बस साथ में एक एनर्जी और आ जाएगी जो एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इंपैक्ट का जो ग्राफ होता है वो सिंपली आप ये समझें कि बिल्कुल इसके तरह ही होगा, बस यहां पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू सिग्मा ग्रेजुअल P अपॉन A, ठीक है ना, सिंपल P अपॉन A, ठीक है, समझ आ रही बात। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इसलिए ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंपैक्ट फैक्टर जिसे बोलते, सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल रहा हूं, इंपैक्ट फैक्टर, ठीक है ना। तो ये जो इंपैक्ट फैक्टर होता है ये होता ही इस वजह से है जो आपने पोटेंशियल एनर्जी का यूज किया है, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि इंपैक्ट फैक्टर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। देखिए सडन ट्वाइस है वैसे ग्रेजुअल के, और ये 2 से भी ज्यादा हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी आप यूज कर रहे हैं उसे ब्रेक करने के लिए या उसे डिफॉर्म करने के लिए, तो वो उस पर इंपैक्ट फैक्टर डिपेंड करेगा। इसीलिए इंपैक्ट फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2HAE अपॉन W इंटू L। ये वैल्यू होती है एक हमारे इंपैक्ट फैक्टर की, ठीक है ना। अब इस वैल्यू को आप ढंग से देखें और इस वैल्यू से आप समझ सकते हैं कि कितना जो है हमारा फर्क पड़ेगा एक इंपैक्ट के बढ़ने से। मतलब अगर मैं एनर्जी बढ़ाता हूं तो अब आप देखिए इंपैक्ट फैक्टर अगर आपको बढ़ाना है तो आप हाइट h जो है हाइट ज्यादा लोगे तो 1 प्लस समथिंग बढ़ेगा और इंपैक्ट और ज्यादा बढ़ेगा। मतलब ज्यादा हाइट से अगर पोटेंशियल एनर्जी को यूज करेंगे तो इंपैक्ट ज्यादा बढ़ेगा। एरिया ज्यादा होगा तो इंपैक्ट ज्यादा बढ़ेगा। E ज्यादा होगा इंपैक्ट ज्यादा बढ़ेगा। W और L जो है लोड और लेंथ ये भी डिपेंड करेगी। अभी इसमें एक चीज समझने वाली है कि अगर मैं देखो h को 0 कर देता हूं, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी खत्म कर देता हूं, मतलब मैंने हाइट का यूज नहीं कर रहा हूं, सीधा सडन लोड अप्लाई कर रहा हूं, तो देखो h को 0 कर दोगे तो 1 प्लस 1 2, तो इंपैक्ट फैक्टर सीधा 2 हो जाता है और वो सडन के बराबर हो जाएगा, है ना। सडन इंपैक्ट लोड स्ट्रेस जो है वो सडन के बराबर हो जाएगा, 2 वैल्यू हो गई तो वो भी ट्वाइस ऑफ ग्रेजुअल हो गया, तो ये इसके बराबर हो जाता है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू साथ में ये भी लिख दें हम, तो इसको कैसे लिखते हैं फिर, इंपैक्ट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू सिग्मा ग्रेजुअल, मतलब W अपॉन A। तो इसलिए याद रखिए आपको सिंपली पूछा जाता है कि इंपैक्ट फैक्टर, इंपैक्ट स्ट्रेस को कैसे कम किया जा सकता है। तो अगर कहीं पर पूछें आपसे कि इंपैक्ट स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो भैया सिंपल सी बात है, इंपैक्ट रिड्यूस करना है तो इस वाले फैक्टर को कम करो, है ना, इस वाले फैक्टर को कम करो। एक सेकेंड मार्कर चेंज कर लेते हैं। क्या करें, E की वैल्यू कम करो, H की वैल्यू कम करो और A की वैल्यू कम करो। ये तीनों फैक्टर कम करोगे तो ऑटोमेटिकली इंपैक्ट जो है वो कम हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। बल्कि इसको ऐसे ना समझ के आप ऐसे समझो, मैं आपको इस तरह से बताता हूं कि इंपैक्ट कम करने का एक सिंपल तरीका, क्योंकि इसमें तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये 2HAE अपॉन W इंटू L है। W बच्चों लोड ही है, ठीक है, W जो है यहाँ पे वो लोड ही होता है। ये वैल्यू आपको गेट में काफ़ी यूज होती है, बाकी पेपर में तो नहीं, लेकिन गेट में इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है, तो गेट के लिए पूरा वैल्यू इंपैक्ट फैक्टर का पता होना चाहिए, ठीक है ना। बट याद रखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं हाइट तो ये है कि इसको रिड्यूस करना होता है, रिड्यूस दी वैल्यू ऑफ E। E की वैल्यू को, मटेरियल की E की वैल्यू को कम लोगे तो इंपैक्ट जो है वो कम आएगा, इंपैक्ट स्ट्रेस जो है वो कम आएगा। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एक चीज़ का कंफ्यूजन होता है, जैसे ये तो मैंने बोला, चलो ये तो मैंने बोला कि सिलेक्टिंग, ऊपर लिखूं ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगी। एक चीज़ लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ये तो आप समझ गए ना, ये बेसिक सी बात नोट भी कर लिया होगा आपने। एक चीज़ मैं ऊपर लिख के दिखाता हूँ तो शायद आपको ज़्यादा अच्छा लगे। देखो मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, सिग्मा इम्पैक्ट इज इक्वल्स टू ग्रेजुअल की वैल्यू क्या है, W बाई A, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2HAE अपॉन W इंटू L, ठीक है, इंटू ये क्या था ग्रेजुअल, तो डेट इज W बाई A, ठीक है, W बाई A। अब देखो एक चीज समझने वाली है, ये पूरा ग्रेजुअल का हमने फॉर्मूला लिख दिया, P अपॉन A बोलो या W बाई A बोलो, यहाँ पे लोड को हम W से दिखा रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, या P लिख दो, P लिखना है P लिख लो, लेकिन फिर वो भी P लिखोगे तो ये भी P लिखना। देखो समझने वाली बात ये है, मैंने आपको कहा इसमें गलतियां कहाँ करते हैं सबसे ज्यादा, ये देखो, हाँ
इम्पैक्ट फैक्टर को रिड्यूस अगर करना है आपको, तो जैसे मैंने बोला क्या करो, सेलेक्टिंग मटेरियल विद लोअर वैल्यू ऑफ ई, ई की लोअर वैल्यू को सेलेक्ट करें, है ना, सेलेक्टिंग मटेरियल विद लोअर वैल्यू ऑफ ई, ई की लोअर वैल्यू को सिलेक्ट करें तो जो है हमारा इंपैक्ट स्ट्रेस कम होगा, पहली बात। अब देखो दूसरी और तीसरी बात में मैक्सिमम लोग गड़बड़ कर देते हैं। क्या, अगर मैं आपसे यहां पूछूं कि एरिया ऑफ एक्सपोजर जो है जिसपे लोड अप्लाई होगा वो एरिया ऑफ एक्सपोजर ज्यादा होना चाहिए कि कम, इंपैक्ट स्ट्रेस को कम करने के लिए। मेरे क्वेश्चन के बाद थोड़ी देर सोच लेना, उसके बाद आंसर करना। मतलब अभी तो लेक्चर सीधा सीधा चलता रहेगा, चाहे आप पॉज करके देखना, लेकिन थोड़ी देर सोच लेना फिर आंसर करना कि हमें ज्यादा एरिया प्रोवाइड करना चाहिए इसे कम करने के लिए कि कम। तो अब क्या होता है कि जनरली ऊपर वाले एरिया को देख के आप झट से आंसर करते हैं कि सर ये भी कम होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन आप इस वाले एरिया को नहीं देख पाते, जबकि वो तो अंडर रूट के अंदर है, वो वैल्यू तो कम ही है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर आप इसे कम करोगे तो इंपैक्ट स्ट्रेस तो बढ़ेगा, क्योंकि वो तो कॉमन में है पूरे। तो इसलिए ध्यान रखना है कि एरिया जो है वो बढ़ाना, प्रोवाइडिंग मोर एरिया प्रोवाइड करोगे तो इंपैक्ट स्ट्रेस रिड्यूस होगा। तो ये चीज ध्यान रखना सही आंसर के लिए, प्रोवाइडिंग मोर एरिया। आप एरिया बढ़ाते हो तो स्ट्रेस जो है इंपैक्ट स्ट्रेस कम होता है, क्लियर है ओवरऑल, क्योंकि वो वैल्यू तो अंडर रूट के अंदर है, वो a की पावर 1/2 है और ये सीधा सीधा a है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी पहली बार, ठीक है। ऐसे ही सेम लेंथ, अब लेंथ भी सीधा सीधा रेसिप्रोकल में नीचे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो प्रोवाइडिंग मोर लेंथ। तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हो, देखो एरिया भी बढ़ाना है, लेंथ भी बढ़ानी है, तो आप ये भी कह सकते हो एक साथ प्रोवाइडिंग मोर वॉल्यूम, है ना, मोर वॉल्यूम। भाई एरिया और लेंथ जो है वॉल्यूम ही तो है एक तरह से, तो वॉल्यूम बढ़ाओ, तो वॉल्यूम बढ़ाओ तो इंपैक्ट स्ट्रेस जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, जहां गलतियां हो सकती हैं। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई? तो बस ये अच्छे से समझिए आप, उसके बाद तो सिंपल है, अब तो समझ में आ ही गया कि अगर आप ओवरऑल देखें तो इंपैक्ट स्ट्रेस की वैल्यू सबसे ज्यादा, उससे कम आपका सडन, उससे कम आपका ग्रेजुअल, ये इफेक्ट होता है इन स्ट्रेसेस का, ये वैल्यूज आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो क्लियर है बच्चों, सब समझ में आ गई बात ये? तो बस इसको इजीली कंसेप्टों को ध्यान रखिए। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट चैप्टर के इन सभी कंसेप्टों से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं। बात रही न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल सेशन में मैं अलग से न्यूमेरिकल के बारे में भी बताऊंगा कि न्यूमेरिकल के लिए भी फॉर्मूला देखो यही सब यूज होने हैं। बस न्यूमेरिकल ट्रिक्स के लिए भी कभी लेक्चर अलग से लेंगे कि न्यूमेरिकल के लिए क्या क्या ट्रिक्स और किस किस वैरायटी के न्यूमेरिकल आपके किस किस चैप्टर से आते हैं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए, अगले लेक्चर में आपको हम आगे ले चलेंगे नेक्स्ट स्टेप में।